वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का यूनिट 1 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे, प्रोविजन समझाई थी। आई होप आपने वो सारी चीज़ें समझ ली होंगी और तब आप ये पार्ट 3 देख रहे हो। अगर आपने बीच में कोई भी पार्ट स्किप किया है सो प्लीज़ जाके पहले वो देख लो, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इस पार्ट में भी हम पिछले पार्ट की तरह न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आप साथ में साथ सारी चीज़ें प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, आपको सेक्शन याद नहीं रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे सेक्शन 9 दिख रहा है या और सेक्शन दिख रहा है, तो वो एकदम आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, क्या याद करना है? प्रोविजन का एप्लीकेशन याद करना है। जितनी भी मैं चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन में, जो भी डिटेल पढ़ाऊंगी, उनका एप्लीकेशन याद करना है। ऐसे डायरेक्ट लिखने को आपको कुछ नहीं आने वाला इनकम टैक्स में, कि डायरेक्टली लिखने को आ गया चीज़ें कि ये चीज़ क्या थी, आप ये पूरा लिख के बता दो, नहीं, सिर्फ उसका एप्लीकेशन आना है। तो उसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है, बस इतना। तो ये हार्ड नहीं होने वाला है, बस आपको थोड़ी चीज़ें समझनी है और मेरे साथ ध्यान लगा के पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि डीम्ड का मतलब क्या होता है। डीम्ड का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो एक्चुअल में हुई नहीं है, बट जो लॉ है वो मानता है कि हाँ ये चीज़ हुई है। ठीक है, जैसे डीम टू अराइज इन इंडिया, मतलब वो इनकम जो एक्चुअल में तो इंडिया में अराइज नहीं हुई है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो मान लेगा कि भाई ये इंडिया में ही अराइज हुई है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने वाले सेक्शन 9 के अंदर एक एक करके समझेंगे कि क्या कैटेगरी इसके अंदर आती है। सबसे पहली कैटेगरी है इनकम लिंक टू एसेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शन और अ कैपिटल एसेट इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम जो है वो अर्न करी है किसी भी असेसी ने आउटसाइड द इंडिया, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम कहाँ से आई है? एसेट से, प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शन या कैपिटल एसेट से, तो वो डीम टू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो। ठीक है, उसको बेचा गया है, उससे कोई भी गेन जो है आया है, या उसके रेंट से, उस प्रॉपर्टी के रेंट से कुछ भी आपका पैसा आया है, तो वो पूरा का पूरा ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही अराइज हुई है वो इनकम। ठीक है, तो वो टोटल आपकी इनकम में आ जाएगी इन अ टैक्सेबल ईयर। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर ओलिवर, ये रेजिडेंट है ऑफ अ टोरंटो। ठीक है, ऑन अ रेंटेड हाउस इन अ चेन्नई। इनके पास एक रेंटेड हाउस है चेन्नई के अंदर, जो कि इंडिया में आता है। वेदर ही कलेक्टेड अ रेंट इन इंडिया और इट इज क्रेडिट टू द कैनेडियन अकाउंट। भले ही उनके चाहे कैनेडियन अकाउंट में वो पैसा जाए, चाहे वो इंडिया में वो कलेक्ट करे। ठीक है, रेंट जो है वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो इटसेल्फ कहाँ लोकेटेड है? इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, ठीक है, कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? मान लो कोई लैंड है पूरा आपका, या कोई मशीनरी है, ठीक है, और वो सिचुएटेड कहाँ है? इंडिया में सिचुएटेड है। अब चाहे वो आपकी एसेट मूवेबल, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो, चाहे जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड भी बाहर हुए हो, इंडिया में हुए हो, चाहे जो बायर सेलर है वो दोनों ही बाहर के क्यों ना हो, पैसे भी बाहर ही क्यों ना पे करे गए हो, लेकिन अगर उससे कोई भी गेन हुआ है तो वो हमारा माना जाएगा कि वो एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है वो बाहर है, मतलब इंडिया के नॉन रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, वो बाहर कहीं रह रहे हैं, उनके पास एक ज़मीन है जो कि यूपी में है। ठीक है, अब वो ज़मीन उन्होंने मिस्टर वाई को बेच दी। मिस्टर वाई कहाँ है? मिस्टर वाई जो है वो यूएस है। ठीक है, यूएस में वो पर्सन है, वहीं पे है। ठीक है, इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये ज़मीन जो यूपी में थी वो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेच दी। अब जब ये ट्रांसफ़र हुआ ना, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी बाहर ही हुआ। ठीक है, यूएस में ही हो गया। जो पेमेंट है वो भी इंडिया के बाहर ही ट्रांसफ़र हुई। तो आपको अब देख के लग रहा होगा ना कि क्योंकि सब कुछ तो बाहर ही हुआ है, सब कुछ बाहर ही हुआ है, तो इंडिया की ये इनकम जो है डीम टू अराइज इन इंडिया हो ही नहीं सकती। बट ये है क्यों? क्योंकि जो वो लैंड है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ है? वो सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। और उसे बेचने से अगर कोई भी गेन होता है तो दैट इज अ इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भले ही जो दोनों बायर सेलर है वो बाहर हो, नॉन रेजिडेंट हो, सेल जो है वो एक्चुअल पेमेंट भी इंडिया में हो चाहे बाहर हो, डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफ़र हुए वो भी रजिस्टर्ड बाहर ही हो, कुछ भी हो, बट अगर कोई भी गेन हुआ है और वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो दैट इज अ गेन अराइज और डीम टू बी अराइज इन इंडिया। ठीक है, देन आता है थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन टू द इंडिया। अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है,
उसका कोई भी कनेक्शन है इंडिया से और उससे आपको कोई भी इनकम आ रही है, कोई गेन हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है, तो उसे भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या कहता है कि दैट इज़ अ इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एज यूजुअल सेल्फ टेस्ट दिया है, ये टेस्ट आपको खुद से करना है और इसके आंसर्स जो है आपको इस PDF के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपको ये खुद से सॉल्व करके देखना है। जो बड़े वाले न्यूमेरिकल है ना, मैं वो सॉल्व कराऊंगी। अब नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के अंदर भी इनकम अंडर द हेड सैलरी भी कुछ ऐसी इनकम है जो कि ऐसे माना जाता है कि दीज आर द इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया। कौन कौन सी है, इसको हम यहाँ पे इस पिक्चर से समझेंगे बहुत ढंग से। देखो, दो कैटेगरी हैं इसके अंदर, दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं बस इसके अंदर, ध्यान रखना सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको यही दो इंपॉर्टेंट केस याद रखने। कौन कौन से केस है, सैलरी फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया, अगर कोई एम्प्लॉय एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है अपनी सर्विस इंडिया के अंदर, ठीक है, तो सैलरी रिलेटेड टू दो सर्विस वो कंसिडर्ड करी जाएगी इनकम अर्न इन इंडिया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक नॉन रेजिडेंट है जो वर्क कर रहा है फॉर अ फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा है। ही कम टू इन इंडिया, वो इंडिया आया और उसने इंडिया में काम किया 3 महीने के लिए, और सैलरी जो थी उसकी 3 महीने की वो कितनी थी, 3 लाख रुपए। ठीक है, इवन इफ द फॉरेन कंपनी पे हिज 3 लाख टू हिज ए फॉरेन बैंक अकाउंट। ठीक है, भले ही ये जो 3 लाख रुपए हैं ये फॉरेन की कंपनी ने उसको उसके फॉरेन अकाउंट में ही पे करे, लेकिन फिर भी ये जो सैलरी है ये कंसिडर्ड करी जाएगी अर्न इन इंडिया, बिकॉज सर्विस जो है वो परफॉर्म करी गई है इंडिया में। तो ये वाली जो सैलरी है ना उसकी वो टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर लीव पीरियड जो है वो क्या हो जाता है कि सैंडविच बन जाता है। मतलब ये समझो, देखो मान लो अप्रैल से जून के बीच में मिस्टर ए, यही जो ऊपर वाले मिस्टर ए थे, ठीक है, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की इंडिया के अंदर, देन उसके बाद जुलाई में पूरा लीव लिया और अगस्त से अक्टूबर में भी सर्विस प्रोवाइड करी इंडिया में। अगर जुलाई जो है वो उसके पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है, और ये सैंडविच हो रहा है पीरियड ऑफ सर्विस के बीच में इंडिया के अंदर, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, सैंडविच हो रहा है बीच में आ रहा है पीरियड ऑफ सर्विस के बीच में, तो ये जो लीव पीरियड है इसकी भी जो सैलरी होगी ना वो ऐसी ही मानी जाएगी कि वो इंडिया में ही अर्न करी है। ये नहीं कह सकता कि 1 महीने जुलाई में तो मैं बाहर था, ठीक है, मैं तो लीव पे था, तो वो जो सैलरी है वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, होगी क्योंकि वो बीच में आ रही है, एंड दैट इज सैंडविच सैलरी। ठीक है, सैंडविच पीरियड में आ रही है। अब नेक्स्ट जो इसका केस है वो आ जाता है गवर्नमेंट सैलरी टू अ इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस अब्रॉड। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंडियन सिटीजन है और उसे सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो पर्सन है वो परफॉर्म कर रहा है सर्विस आउटसाइड द इंडिया, तो भी जो सैलरी है वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, इवन थो जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा है आउटसाइड इंडिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर डेविड एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन है। ही वर्क फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा। ही परफॉर्म ऑल इज ड्यूटी इन कनाडा। अब उनको सैलरी मिली है 5 लाख की, इवन थो उनका सारा काम कनाडा में हो रहा है, लेकिन और सैलरी भी उनको बाहर ही मिल रही है इंडिया से, बट ये सैलरी मानी जाएगी कि इट इज डीम टू बी अराइज इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको समझनी है, अगर इसके अलावा सैलरी तो 5 लाख अलग हो गई, इसके अलावा अगर उन्हें कोई फॉरेन अलाउंसेज मिल रहे हैं तो वो टैक्सेबल में नहीं आएंगे ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन अलाउंसेस मिल रहे हैं जैसे पेड अलाउड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। किस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अगर फॉरेन अलाउंसेस लिखा हुआ आ गया ना तो इसको ऐड नहीं कर देना, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऊपर वाली चीज़ जो मैंने आपको समझाई है उसको और ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर आकाश, a 42-year-old Indian citizen employed with the Ministry of External Affairs, Ministry of External Affairs मतलब गवर्नमेंट इसकी सैलरी पे कर रही होगी, मूव टू इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा, ठीक है, एंड लेफ्ट इंडिया परमानेंटली फॉर अ फर्स्ट टाइम। इस डेट पे उन्होंने इंडिया परमानेंटली छोड़ दिया है। ही डिड नॉट सेट फुट इन इंडिया फॉर ऑल ड्यूरिंग अ टैक्सेबल ईयर 2026-27। हिज रिसिप्ट फॉर द ईयर वर, अब क्या बोला गया है कि पिछले साल उसने इंडिया में पैर भी नहीं रखा है। अब रिसिप्ट ये हैं, तो ये बताओ कि कौन सी चीज़ अब इसमें इनकम में इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जो मिस्टर आकाश है ना वो क्वालिफाई करते हैं नॉन रेजिडेंट स्टेटस। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन जो हमने पढ़ी थी रेजिडेंट स्टेटस और नॉन रेजिडेंट स्टेटस निकालने की, उसमें से कोई भी ये क्वालिफाई कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट स्टेटस इनका है।
अब इसके अंदर पहली चीज़ क्या आती है, सैलरी। देखो मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है ऐसे किसी पर्सन को, तो वो सैलरी क्या आएगी, इंक्लूड करी जाएगी, ठीक है, टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, तो ये सैलरी टैक्सेबल होगी। दूसरा, फॉरेन अलाउंसेस सेपरेट फ्रॉम सैलरी अब, अभी अभी बताया फॉरेन अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द इंडियन बैंक। देखो अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे जो इंडिया की इनकम में से अराइज हो रहा है, नॉन रेजिडेंट के केस में भी, ठीक है, दिस इज इनकम अराइज इन इंडिया। हमने क्या पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट के केस में दो ही तरह की इनकम जो है वो हमारी टैक्सेबल होती है। कौन कौन सी, एक तो वो जो इनकम अराइज हो रही है इंडिया में, एक वो जो इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, तो ये जो है ये अराइज इंडिया में हो रही है ना, तो ये हमारी इंक्लूड होगी। दूसरी, एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम सिंपल बात है, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका। अब क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी श्रीलंका में है, ठीक है, तो जो पेमेंट है वो भी वहीं मिल रहा होगा, तो ये हमारी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन भी लिख दिया है, सिर्फ दो ही चीज़ इंक्लूड हो रही है, एक तो सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज एफडीआई इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल ग्रॉस इनकम हमारी ऐसे कैलकुलेट हो गई, ओके। अब आई होप आपको ये एग्जाम्पल करके समझ आ गया होगा, नहीं भी आया है तो आप एक बारी इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना या इस पीडीएफ को पढ़ लेना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन कंपनी है और वो कोई भी डिविडेंड पे कर रही है, इंडिया के बाहर पे कर रही हो, इंडिया में पे कर रही हो, इंडिया के बाहर भी कर रही है ना, तो दैट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और ये टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर जो भी इसे रिसीव कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट वाली चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसको ना हम यहाँ इमेज से समझते हैं, जो भी चीज़ मेरे को लगा ना कि आपको समझने में दिक्कत होगी, मैंने उसका प्रॉपर एक इमेज डाल दी है, ठीक है। सबसे पहले अगर इंटरेस्ट जो है वो पेयर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो उस केस में तो सिंपल है, आपको आंख बंद करके मान लेना है कि दैट इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड, किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, तो ये कौन से केस में आ जाएगा, दैट मिस्टर ए होल्ड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, गवर्नमेंट पे हिम द इंटरेस्ट बैंक टू द सिंगापुर। भले ही सिंगापुर में कर रही है, बाहर कर रही है, बट ये इनकम हमारी डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है, देखो सेकंड कैटेगरी है पेयर अ रेजिडेंट। अगर जो पेयर है वो रेजिडेंट है, अब यहाँ पे क्या है, देखो इसके अंदर भी ना दो केस आते हैं, एक केस में टैक्सेबल है, एक में नॉन टैक्सेबल है। पहले नॉन टैक्सेबल वाला समझते हैं। इसमें क्या है कि मिस्टर आर जो थे वो रेजिडेंट थे, ठीक है, मिस्टर आर है वो रेजिडेंट है, उसने उधार दिए कितने, 20 लाख रुपए उधार दिए अपने खुद के बिजनेस को जो कि यूएसए में सेटल है, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस है यूएसए में, उसने उस बिजनेस को 20 लाख रुपए उधार दिए। अब उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, 1.5 लाख का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है हर बार, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बोरोइंग है वो यूज करी जा रही है फॉर अ बिजनेस जो मिस्टर आर के पास है आउटसाइड द इंडिया, और इंटरेस्ट जो है इस वजह से डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगा, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया के अंदर। आपको समझ आया कि अगर जो वो पैसे हैं वो पैसे अगर यूज करे जा रहे हैं फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशनल यूज आउटसाइड द इंडिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया के अंदर। यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन दैट अ रेजिडेंट कैरी ऑन आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम अ सोर्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में वो डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं होगा, ठीक है। अब देखो टैक्सेबल वाला भी देख लेते हैं। टैक्सेबल वाला केस क्या है कि मिस्टर आर जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया है, उसने 10 लाख रुपए दिए किसको, मिस्टर बी को जो कि नॉन रेजिडेंट है, फॉर मिस्टर बी पर्सनल यूज, मिस्टर बी के पर्सनल यूज पे, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। अब उस पे उसे 80,000 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। मिस्टर आर ने मिस्टर बी को पैसे दिए, ठीक है, कितने दिए, 10 लाख रुपए दिए, और इसके बदले में मिस्टर बी उसको क्या दे रहा है, 80,000 रुपीज़ दे रहा है एज एन इंटरेस्ट, और ये जो पैसा गया है ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए गया है, सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए 10 लाख रुपए गए हैं, ठीक है। अभी क्योंकि जो लोन है वो ना तो यूज़ हो रहा है फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड द इंडिया, और ना ही इसमें कोई अर्निंग हो रही है फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड द इंडिया, तो ये जो इंटरेस्ट है वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। अब तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस है अगर पेयर जो है वो नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट पे बाय नॉन रेजिडेंट इज डीम्ड टू अराइज
और एक्रू इन इंडिया ओनली इफ जो डेट या बोरोइंग है वो यूज़ किया जा रहा है फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन दैट आर नॉन रेजिडेंट कैरी ऑन विद इन इंडिया। अब इसका भी एग्जाम्पल से समझ लो, ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं समझ गई, ठीक है। देखो मिस्टर एन जो है, मिस्टर एन वो नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया 15 लाख रुपए दिए अपनी खुद की ब्रांच को इंडिया के अंदर फॉर अ बिजनेस पर्पस। अब उस पर मिस्टर एन को क्या है 1,20,000 रुपीज़ पे करे जा रहे हैं। तो क्या ये 1,20,000 रुपीज़ डीम्ड टू अराइज इन इंडिया माने जाएंगे? हाँ, क्योंकि वो बिजनेस जो है वो कैरी किया जा रहा है विद इन इंडिया। अब इसी की जगह पे दूसरा केस देख लो, मिस्टर एन जो नॉन रेजिडेंट है उसने 15 लाख रुपए दिए, किसे दिए? अपने खुद के बिजनेस को दिए, लेकिन अब बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, वो कहाँ हो रहा है? यूके में हो रहा है, ठीक है। तो अब उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर एन को कितना? 1,20,000 का, ठीक है। 1,20,000 का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डीम टू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है वो इंडिया के किसी प्रोफेशनल या बिजनेस यूज के लिए यूज नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? यूएस में हो रहा है, सॉरी यूके में हो रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट सबसेक्शन 6, जो कि बात करता है रॉयल्टी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब सबसे पहले तो ये समझो रॉयल्टी होती क्या है। मान लो मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को मैंने पेटेंट करा लिया है। पेटेंट कराने का मतलब ये होता है कि अगर उस सॉफ्टवेयर को कोई यूज़ करना चाहेगा ना तो उसे उसके बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसे पेटेंट करा लिया। अब मेरे पास मिस्टर एक्स आया, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर तो बहुत बढ़िया है, आप मुझे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने दीजिए और मैं आपको हर महीने इसके बदले में 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। 10,000 रुपये वो मेरे को पे करेगा। तो ये जो 10,000 रुपये मुझे पे करे जा रहे हैं ना, दैट इज़ रॉयल्टी, ये होती है रॉयल्टी। अब ये जो रॉयल्टी है वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि पेयर कौन है रॉयल्टी का। अगर इंडिया गवर्नमेंट पे कर रही है, मान लो यूएस गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट ने किसी पेटेंट चीज़ की यूज़ करने का मान लो फॉर एन एग्जांपल यूएस के पास कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो इंडिया गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है। तो इंडिया गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है और यूएस गवर्नमेंट को कितने 1 लाख रुपए दे रही है महीने के, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए जो गए हैं ना, दैट इज डीम टू अराइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि पेयर कौन है रॉयल्टी का? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बात खत्म, सिंपल। दूसरा, अगर पर्सन जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया है, मान लो ये एक्स है, ये रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह ये यूएस को क्या दे रहा है? 1 लाख रुपए दे रहा है। मतलब यूएस के पास कोई सॉफ्टवेयर है, यूएस में कोई पर्सन है वाई, उसके पास सॉफ्टवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर इसको यूज़ करना है, तो ये यूज़ कर रहा है और उसको 1 लाख रुपए महीना दे रहा है। तो ये डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगा, ठीक है, ये डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगा। बट मान लो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड यूज़ हो रहा है जो कि बाहर चल रहा है, इंडिया के बाहर चल रहा है, या फिर उससे जो इनकम अर्न हो रही है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो इनकम अर्न हो रही है ना, वो भी बाहर हो रही है इंडिया से, तो नहीं होगा। बस उस केस में नहीं होगा। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर नहीं यूज़ हो रही है तो इसका मतलब वो डीम टू अराइज इन इंडिया होगा, ठीक है, समझ आया। देन उसके बाद है नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट का केस है तो इस केस में क्या है, वो डीम टू अराइज इन इंडिया होगा सिर्फ कब? जब वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड यूज़ हो रहा है जो कि इंडिया के अंदर चल रहा है, या फिर जो उसकी जो अर्निंग है वो इंडियन सोर्स से आ रही है, सिर्फ तब ये क्या होगा? डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगा, वरना नॉन टैक्सेबल इन इंडिया होगा, ठीक है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि ऊपर वाली चीज़ को रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये रेजिडेंट के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में। अब रॉयल्टी के अंदर और क्या क्या आता है मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आ जाता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब ये टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है ये भी समझ लो, ठीक है। अब मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, ठीक है, XYZ मेरी कंपनी है, ओके। तो क्या हुआ है कि मेरी कंपनी में ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है और मुझे कंसल्टेंसी चाहिए। तो मैंने क्या किया, दुबई में एक पर्सन है एक्स, ठीक है, दुबई में एक पर्सन है एक्स, मैंने उससे क्या किया कि टेक्निकल कंसल्टेंसी ली और उसको उसके बदले में 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो ये जो सर्विस मैंने ली है दैट इज टेक्निकल सर्विस, मतलब मैंने उससे सलाह ली है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ जो चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी है, दैट इज मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विस, दिस कवर सप्लाइंग टेक्निकल और अदर पर्सोनल टू, ठीक है। पूरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप इसे और डिटेल में पढ़ सकते हो।
अब देखो, अगर गवर्नमेंट पेयर है, जो फीस है टेक्निकल सर्विस की, अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो वो हमेशा डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगी। अगर कोई रेजिडेंट पे कर रहा है तो वो सर्विस अगर फॉर बिजनेस या प्रोफेशन और इनकम सोर्स विद इन इंडिया है तो वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया होगी। लेकिन अगर वो सर्विस यूज हो रही है किसी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो कि इंडिया के बाहर चल रहा है, या फिर कोई अर्निंग हो रही है उससे इंडिया के बाहर, ठीक है, तो फिर वो एग्जेम्पशन में आ जाती है, वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया नहीं होगी। ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के केस में जो सर्विस है वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया कब होगी? अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कैरी आउट है वो इंडिया में हो रहा है या अर्निंग इंडियन सोर्स इनकम है। ठीक है, अदरवाइज वो नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, वही वाली चीज़ जो ऊपर वाली चीज़ थी ना, सेम वैसा ही है, इसीलिए मैंने बिल्कुल सेम टेबल बनाई है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब आ जाते हैं हम लास्ट चीज़ पे, उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ का इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिस प्रिया हैं, ठीक है, मिस प्रिया जो है वो चेन्नई बेस्ड है। अब उसने क्या किया, मिस्टर फारूकी को कांटेक्ट किया जो दुबई बेस्ड है, किस लिए? ताकि वो कंसल्टेंट सर्विस ले सके। क्यों? क्योंकि उसका एक बिजनेस है इंडिया में। किसका? प्रिया का एक बिजनेस है इंडिया में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसे क्या चाहिए थी? कंसल्टेंसी चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी। प्रोजेक्ट कहाँ है? इंडिया के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसने फिर क्या किया कि ये फ़ी पे करी फारूकी को, क्योंकि उसने उसे कंसल्टिंग सर्विस दी। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये फीस टैक्सेबल होगी इंडिया में या नहीं? देखो यहाँ लिखा भी है कि वर्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया, टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि जो एडवाइस किया गया है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो कहाँ आता है? फी फॉर टेक्निकल सर्विस में आता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फी फॉर टेक्निकल सर्विस, और हमें पता है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस में क्या है कि अगर आपने वो काम जो है वो इंडियन रिलेटेड बिजनेस, इंडियन सिचुएटेड बिजनेस या प्रोफेशनल में यूज़ किया है तो वो फी डीम टू बी अराइज इन इंडिया होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिकॉज द सर्विस वर यूटिलाइज्ड फॉर अ इंडियन प्रोजेक्ट under the section 9 subsection 7 the fee deems the fee to accrue in India, and under section 911 this hold true irrespective of whether the payment was made where the work was physically carried out। काम कहीं भी हुआ हो, फिजिकली काम कहीं भी कैरिड आउट किया हो, पेमेंट कहीं भी की गई हो, बट अगर वो रिलेटेड टू बिजनेस या प्रोफेशन है जो कि इंडिया में कैरिड आउट हो रहा है या फिर इंडिया की हेल्प से कोई भी इनकम कमाई गई है तो दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली चीज़ ही थी, यही वाली चीज़ थी, दैट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाला एग्जाम्पल था। आई होप आपको अब ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है ग्रेटिटस पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर हम कोई भी ग्रेटिटस पेमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये है रिंकू, ये रिंकू है और ये है टिंकू। रिंकू टिंकू बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, तो रिंकू ने क्या किया, टिंकू को 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ज़्यादा पेमेंट करेंगे, 20 लाख रुपए टिंकू को दे दिए। उसके बदले में कुछ नहीं लिया, उसके बदले में कुछ लिया नहीं है, उसने क्या किया है, 20 लाख रुपए टिंकू को दे दिए हैं। ठीक है, अब ये जो रिंकू है ना, ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब टिंकू को आप कुछ भी मान सकते हो, नॉन रेजिडेंट मान सकते हो, रेजिडेंट मान सकते हो, फॉरेन पर्सन मान सकते हो, फॉरेन कंपनी मान सकते हो, कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मन है, बस रिंकू को रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अब इस केस में क्या ये 20 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे इंडिया में? बताओ। हाँ, बिल्कुल होंगे। देखो, ये यही कह रहा है, ये केस यही कह रहा है कि वेयर अ रेजिडेंट मेक अ पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के विदाउट मतलब टिंकू ने तो कुछ नहीं दिया रिंकू को बदले में, रिंकू ने उसको दिए कितने रुपए? 20 लाख रुपए। चाहे वो नॉन रेजिडेंट को दे, हु इज़ नॉट अ कंपनी, फॉरेन कंपनी को दे, पर्सन हु इज़ रेजिडेंट बट नॉट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, द पेमेंट इज चार्जेबल अंडर द सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 द इनकम इवन थो इट इज टेक्निकली अराइज आउटसाइड द इंडिया, भले ही वो इनकम इंडिया के बाहर क्यों ना अराइज हो, अगर दी है तो इट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, मतलब वो चार्जेबिलिटी रूल में आएगी। ठीक है, अब ये आपका गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ नॉर्मल पेमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अ नॉन रेजिडेंट लेंड मनी टू अनदर नॉन रेजिडेंट हु देन इन्वेस्ट दोज फंड इन अ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इज द इंटरेस्ट पेड बाय बोरोवर टू द लेंडर टैक्सेबल इन इंडिया? बताओ। अभी मैंने ऊपर आपको इस चीज़ के ऊपर पढ़ाया था कि इंटरेस्ट वाला क्या क्या केस होता है, तो देखो नहीं, ये नहीं होगा,
टैक्सेबल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सिंस द बोरोड मनी इज यूज टू बाय अ शेयर, नॉट टू फंड अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। नॉट टू फंड अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, सिर्फ शेयर बाय करने के लिए यूज किया है, तो ये हमारा टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस क्या है? अ नॉन रेजिडेंट कंसल्टेंट रेंडर एडवाइजरी सर्विस फ्रॉम अ सिंगापुर फॉर अ प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एंड इज पेड आउटसाइड इंडिया, इज द फी टैक्सेबल इन इंडिया? ऑफकोर्स, ठीक है, बिकॉज द सर्विस वर यूटिलाइज्ड फॉर अ इंडियन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो, ये एग्जाम्पल है पूरा फुल फ्लेज एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स दिए गए हैं और कौन सी चीज़ जो है वो आएगी कैलकुलेशन ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम इन इंडिया में, और कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन के बाद यहाँ टोटल दिया हुआ है एंड देन मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा है कि कैसे फिगर डराइव हुई हैं पूरी चीज़ें, आप इसको पढ़ लेना। देन वी हैव अ फास्ट रिविजन रीकैप, जो भी ऊपर तक मैंने पढ़ा है उसका पूरा रीकैप है ये, आपको बस इसे एक बार गो थ्रू करना है और ऊपर का सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके अलावा पूरा एक प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे दिया है, इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आंसर्स मैंने थोड़े कम डिटेल में लिखे हैं, बट हाँ आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जब आप आंसर लिख के आओगे ना तो सिर्फ येस नो लिख के नहीं आना है आपको कि हाँ ना, क्यों आपको लगता है कि येस होगा, क्यों आपको लगता है नो लिखना है, तो उसका रीज़न भी आपको लिख के आना है। तो पूरे यहाँ पे पूरे न्यूमेरिकल दिए हैं और ऊपर के जो क्वेश्चंस थे ना सारे, उनके सारे आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब आ जाता है हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी। ये आपके सिलेबस में दे रखा है और गाइडलाइंस में भी बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो देखो, कौटिल्य क्या था, एक फेमस वर्क अर्थशास्त्र था। ठीक है, उन्होंने डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है फॉर अ कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। उनकी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो सिर्फ रेवेन्यू रेज करने पे फोकस नहीं करती थी, बल्कि एक बैलेंस बना के उन्होंने रख रखा था स्टेट रेवेन्यू एंड द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल पे। अब प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेट टैक्सेशन क्या कहते हैं, उनके कई सारे प्रिंसिपल थे, अब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। उनका मानना था कि जो टैक्स है ना वो मॉडरेट और रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध टैक्स लगाए जा रहे हो, अगर आप इतना टैक्स लगाओगे तो जो एबिलिटी और विलिंगनेस है ना प्रोड्यूसर की टैक्स पे करने की, वो मर जाएगी और फिर वो टैक्स की चोरी करेगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट था टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द पर्सन, मतलब पर्सन की जो एबिलिटी है ना उसके हिसाब से आप टैक्स लगाओ। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की, एक मान लो कोई फार्मर है तो उसकी एबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर मान लो कोई ट्रेडर है तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो फार्मर पे कम लगाओ, ट्रेडर पे ज़्यादा लगाओ। ठीक है, टैक्स बर्डन शुड बी रिलेटेड टू द इनकम एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द टैक्स पेयर। देन एग्रीकल्चर इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उनका मानना यह था कि एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का और रेवेन्यू का। इकोनॉमिक सिस्टम में जो मेजर हर्ट है ना वो एग्रीकल्चर है। लैंड रेवेन्यू एंड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम आता है। ठीक है, और स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कल्टिवेशन और प्रोटेक्ट करे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, बिकॉज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉस्पेरियस होगा तो आपको वो स्टेबल और रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। देन टैक्सेशन ऑन अ ट्रेड एंड कॉमर्स, कौटिल्य ने ये कहा कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी है ना उन पे भी टैक्स और ड्यूटी लगनी चाहिए, उन्होंने लगाई भी थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये नहीं था कि उन्हें उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना था, बल्कि ये भी था कि उन्हें रेगुलेट करना था, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना था, कंज्यूमर को अनफेयर कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस थे। देन मल्टीपल सोर्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू, कौटिल्य कभी ये नहीं चाहते थे कि जो पर्सन है या जो स्टेट है, जो किंग है, पर्सन मतलब किंग, ठीक है, जो किंग है या जो स्टेट है वो सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ टैक्सेशन पे डिपेंड रहे। तो इसीलिए बहुत सारे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे वो प्रोवाइड किए गए थे, जैसे लैंड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, डिवर्सिफाइड और स्टेबल रेवेन्यू बेस के लिए। देन एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्य अटैच करता है ग्रेट इंपॉर्टेंस की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होना चाहिए। मतलब आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया उसका प्रॉपर आपको अकाउंट बनाना है, रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कौटिल्य वॉज हाईली कंसाइज and of the possibility of corruption among the government official. He recognized that official responsible for collecting a tax revenue might misuse their position personal benefit के लिए। Therefore उन्होंने prescribe किया strict provision of officials, strict supervision of officials, maintenance of account, checking of government record, auditing, ये सारी चीज़ें, ताकि वो corruption पे control कर सके। आप लोगों का क्वेश्चन होगा मैम ये कौटिल्य वाला क्वेश्चन आता है? हाँ, कभी कभी थ्योरी में कौटिल्य वाला क्वेश्चन आता है, और पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ के जाओ, क्योंकि कई बार इसके और में जो क्वेश्चन होता है ना वो हार्ड होता है और बच्चे कर नहीं पाते, और थ्योरी क्वेश्चन उन्हें आसान पड़ता है, तो इसको करके ज़रूर जाना, छोड़ के मत जाना। इसीलिए मैंने यहाँ
यहाँ पे रखा भी है। इसी के साथ आपका यूनिट 1 होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, आप ये जो PDF है ना पूरी यूनिट 1 के कंबाइंड नोट्स, आप इन्हें बाय कर सकते हो। कहाँ से? गूगल फॉर्म से। और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, अगर आप जाके बुक भी खरीद के लाते हो ना इनकम टैक्स की, तो पहली बात तो वो बुक इतने हार्ड लैंग्वेज में होगी कि आप ना उसे पढ़ के परेशान हो जाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं खुद भी बुक को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी हार्ड लैंग्वेज बच्चे तो कैसे ही समझेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स एक तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, प्रोविजन बिल्कुल डायरेक्ट लिखी हुई है। आप देख सकते हो मैंने प्रैक्टिस सेट, रीकैप, रिविजन, इतने सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। तो देखो, अगर आप नोट्स परचेस करते हो इट्स वर्दी। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो वीडियो वाले नोट्स है ना, बिल्कुल सेम यही नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बाकी परचेस करना ना करना आपकी मर्जी। सो थैंक यू एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।